पिछली बार हमने बोहर के पोस्टुलेट डिस्क्राइब किए थे और उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे वो स्पेक्ट्रल लाइंस को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, अब बोहर्स पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग हर शेल में अपनी अपनी एनर्जी प्रेजेंट है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन दूसरी शेल से पहली में आ रहा है या तीसरी से पहली में आ रहा है या चौथी से पहली में आ रहा है, किसी भी हायर शेल से जो फर्स्ट शेल में आता है, तो वो जो एनर्जी एमिट करेगा वो एनर्जी जिस सीरीज को, जिस लाइट को कॉन्स्टिट्यूट करती है, दैट इज नोन एज लाइमैन सीरीज। ठीक है जी। फिर ऐसे ही जो सेकंड शेल के लिए है, किसी भी हायर शेल से आएगा। हम सिर्फ मैंने बनाए केवल 4 है, लेकिन किसी भी शेल से आ सकता है। सेकंड कौन सी होती है? बामर सीरीज। तीसरी में आते हैं तो पास्टन सीरीज। उसके बाद ब्रैकेट, और अगर यहाँ पे 5वां भी बना दें तो 5वें में जो आ रही है वो कौन सी होती है? पी फंड नहीं है, फंड है। जाहिर भाषा पी साइलेंट है। और कौन सी होती है जी? बहुत सारी है, लेकिन हमारे लिए इतनी बहुत है। ठीक है, लिख लेते हैं इसको। द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम। बस सिर्फ नाम ही लिखना है। द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम। पहली है लाइमैन सीरीज। लाइमैन सीरीज, द सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, द ग्रुप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स the group of spectral lines corresponding to energy emitted by an electron when it transits from any higher level to the first orbit is known as Lyman series. The wave number is given. The wave number for this series is given by ये नोट कर लो, न्यू के ऊपर बार है। कल पिछली बार हमने एक्सप्रेशन डेराइव किया था 1/लैम्डा का, लैम्डा के रेसिप्रोकल का, उसी को इससे डिनोट करते हैं और इसको वेव नंबर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड लिख लो, बामर सीरीज। थर्ड फास्ट, बस एक एक लाइन लिख लेते हैं। बामर सीरीज, व्हेन इलेक्ट्रॉन transits from when electron transits from higher orbit to second orbit.
थर्ड है पैस्टन सीरीज, फोर्थ ब्रैकेट सीरीज, फिफ्थ फंड सीरीज, अच्छा दूसरा मैंने लास्ट टाइम तुमसे कहा था कि वो जो बोहर ने पोस्टुलेट दिया है एंगुलर मोमेंटम का, उसको हम डिराइव करके देख लेंगे। तो उसको तुम बड़ा सिंपल सा मेथड लगाया उसने, पहले समझ लेते हैं। पिछले चैप्टर में हमने डुअल नेचर ऑफ मैटर किया था डिस्कस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगा रहा है, काफी हाई स्पीड पे चल रहा है, तो अकॉर्डिंग टू डुअल नेचर हाइपोथेसिस उस इलेक्ट्रॉन के साथ एक वेव एसोसिएट होगी, ठीक है। यदि वेव एसोसिएटेड है तो ये जो उसकी ऑर्बिट है, इसको अगर हम वेव से डिनोट करने लगेंगे, अब ये यहां पर गलत बन गया क्योंकि क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट आके मिल रहा है, जबकि होना क्या चाहिए था कि बिल्कुल स्मूथ सर्कल बने कि क्रेस्ट से शुरू है तो ट्रफ पे खत्म होना चाहिए था, ऐसे बन जाना चाहिए। ये उसका ऑर्बिट बनेगा। दोनों में डिफरेंस समझ आया? तो वेव नेचर को कैसे सेटिस्फाई किया जा सकता है, ठीक है। अब अगर क्रेस्ट पे खत्म हो, क्रेस्ट से शुरू होकर ट्रफ पे खत्म हो रहा है, दैट मीन्स उसके अंदर जितने क्रेस्ट होंगे उतने ट्रफ होंगे, ठीक है। और अगर इसको हम वेवलेंथ की टर्म्स में बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि एक क्रेस्ट और एक ट्रफ को मिला के एक वेवलेंथ बनती है। अगर यहां पर n क्रेस्ट हो और n ट्रफ हो तो उसका अर्थ ये होगा कि जो टोटल लंबाई बनेगी वो n लैम्डा के बराबर हो जाएगी, ठीक है। और जो टोटल लंबाई है वो इसका पेरीमीटर है। इतना समझ में आया? क्यों अप्रोक्सीमेट क्यों है? अप्रोक्सीमेट क्यों होगा ये? अप्रोक्सीमेशन होगी फिर तो सर वो पूरी वेव बनाएगा ही नहीं। ठीक है। दूसरी चीज, अकॉर्डिंग टू डुअल नेचर हाइपोथेसिस वेवलेंथ कितनी होती है? h अपॉन mv। ये लैम्डा को वहां डाल देते हैं, nh अपॉन mv इक्वल टू 2 पाई आर आ गया। 2 पाई को यहां नीचे ले आते हैं, mv को वहां ले जाते हैं। ये आ गया बोहर का पोस्टुलेट कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो h अपॉन 2 पाई का इंटेग्रल मल्टीपल होने वाला है। आया समझ सबको? तो लिख लो फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर्स क्वांटाइजेशन। लिख लो, बोहर स्टेटेड दैट due to dual nature of electron, the orbit or path of an electron should consist of equal number of
crests and troughs to maintain continuity of the wave associated with it. Therefore, if the orbit contains n crests and troughs, then mathematically ये लिख लेना n lambda equal to 2 pi r, where r is radius of the orbit and the wavelength is given by ये लिख लो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv. देयरफॉर आगे नोट कर लो. ठीक है जी, क्लियर है. अब इसने क्या किया, बोहर्स की जो कॉन्सेप्ट थी या बोहर्स थ्योरी थी, इसने हाइड्रोजन एटम को काफी हद तक एक्सप्लेन कर दिया. हालांकि थोड़ी सी उसमें भी कमी है, लेकिन जो बाकी के एटम्स हैं जो हाइड्रोजन जैसे नहीं है, उन पे ये अप्लाई नहीं कर सकते. तो दैट मीन्स इसकी लिमिटेशंस भी हैं. तो लिख लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स थ्योरी. पहला है, इट इज एप्लीकेबल फॉर सिंपल एटम्स लाइक हाइड्रोजन. सेकंड है, only circular orbits have been considered whereas elliptical orbits also exist in many cases. थर्ड पॉइंट है, जो लाइंस है ना, स्पेक्ट्रल लाइंस, वो सारी की सारी एक ही जितनी ब्राइट या एक ही जितनी डार्क नहीं है. ये जो पैटर्न है उनकी इंटेंसिटी का, ये इससे एक्सप्लेन नहीं होता. तो थर्ड पॉइंट है, द डिफरेंट इंटेंसिटीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस are not explained by this theory. हाँ जी, ये तो नहीं हम जानते, लेकिन हमें ये पता है कि उसकी जो थ्योरी थी वो सर्कल के लिए फिट बैठ रही है, लेकिन इलिप्स में वो फिट नहीं बैठ रही. नेक्स्ट है, the theory does not take into consideration
the wave properties of electrons. Electrons. केवल ये जो मैंने तुम्हें अभी एक्सप्लेन किया कि वो जो क्वांटाइजेशन है एंगुलर मोमेंटम की, वहां पे तो वेव नेचर को यूज करता है, लेकिन और किसी जगह पे कि जब वो ट्रांजिशन में है तो वहां पर वेव नेचर का कोई यूज नहीं किया गया, और ना ये बताएगा कि वहां पे क्यों केवल पार्टिकल नेचर को ही कंसिडर किया जाए, वेव नेचर को इग्नोर किया जाए। तो ये इसके ड्रॉबैक्स हैं। ठीक, ओके जी। अब नेक्स्ट आता है कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। ये सबने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन पे नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नहीं क्या होता है, प्रोटॉन पे न्यूट्रल, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन्स पे न्यूट्रल होता है। ठीक है, और किसी भी न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, न्यूट्रॉन्स पे मेनली। क्यों, किसके कंपैरिजन में, एंड व्हाट अबाउट प्रोटॉन्स, कितना कम होता है, मालूम नहीं है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग एक जितना ही होता है। ठीक है, तेरे यहाँ है कुछ, तो छोड़ो फिर अभी। ठीक है, अभी यहाँ ध्यान दे लेते हैं हम। अगर हम किसी न्यूक्लियस की डेंसिटी निकालने वाले हैं तो डेंसिटी का सिंपल फॉर्मूला आता है हमें, मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम ऐसा करते हैं कि पहले ये समझ लेते हैं कि किसी भी न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होगा वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा। सोच के बताओ। वॉल्यूम, हाँ जी, न्यूक्लियस का वॉल्यूम कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा, उसके एटॉमिक नंबर पे या उसके मास नंबर पे। मास नंबर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उतना ज्यादा उसका वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो वॉल्यूम है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। मास नंबर को किससे डिनोट करते हैं, ए से ही करते हैं। ठीक है, और क्योंकि हम इसको स्फेरिकल एज्यूम कर रहे हैं तो 4/3 pi r cube is directly proportional to A. Yeah, we can say r cube is directly proportional to A क्योंकि 4/3 pi तो कांस्टेंट है। ठीक है, या r is directly proportional to A raised to power 1/3। ठीक है जी। अब इसमें जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है उसको r0 से या a0 से डिनोट करते हैं, तो मैं a0 लिख देता हूं 1/3, और इसे बोलते हैं एम्पिरिकल कांस्टेंट। हाँ जी, ये सभी के लिए एक ही होता है, तो कर लेते हैं नोट इसे। वॉल्यूम ऑफ अ न्यूक्लियस,
The volume of a nucleus will be directly proportional. The volume of a nucleus will be directly proportional to the number of nucleons. हाँ जी, क्या लिखा है? आपने विल भी दिखाया ना, न्यूक्लियस विल भी, क्योंकि इतना हम तो क्या लिखना चाहिए उसकी बजाय? विल भी की जगह इस बोल रहा है। अच्छा, ये कह रहा है क्योंकि जिस प्रिजम्पशन से शुरू किया था हम उसी के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, देयरफॉर इसे नोट कर लो आगे। और क्योंकि अच्छा, ये मैक्सिमम बुक्स में क्योंकि इसे R0 से डिनोट किया जाता है, इसलिए मैं इसे R0 से ही डिनोट कर रहा हूं।